तो सर जिस तरह से कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पाइन में पेन होता है या उनके घुटनों में दर्द होता है या शोल्डर्स में, तो उस तरह के पेशेंट्स का किस तरह से इलाज किया जाता है? इस तरह से अगर हम घर की गृहिणियों की बात करें तो वो भी जब भी कोई काम करती हैं तो उनके कमर में लचक आना, दर्द होना या फिर अगर हम महिलाओं की बात करें तो हाई हील्स पहनना, क्या इस तरह की चीज़ें जो है नुकसानदायक साबित हो सकती है? एक और चीज़ जो है वो देखी जाती है जब कोई व्यक्ति या कोई पेशेंट अपने किसी भी पार्ट का ऑपरेशन करवाता है बोन के रिलेटेड, तो उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि हमारा काम खत्म हो चुका है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ। उस तरह की सिचुएशन में फिजियोथेरेपिस्ट किस-किस तरह से जो है पेशेंट को जो है वो ट्रीट करते हैं? नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान अहमद खान साहब। आपको बता दें फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ड्राई नीडलिंग के ज़रिए जो है अगर किसी व्यक्ति को कोई दर्द है तो उस दर्द का उपचार, उसका इलाज जो है वो करते हैं। किस-किस तरह के पेशेंट्स इनके पास आते हैं, क्या कुछ समस्याएँ उनकी होती हैं और इलाज की प्रक्रिया किस तरह की रहती है, तमाम तर चीज़ें जो है डिटेल में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू शाहनवाज जी। सलमान सर, ड्राई नीडलिंग जो एक नया तरीका है फिजियोथेरेपिस्ट की अगर बात करें तो इस लाइन में, जिससे लोगों का दर्द जो है वो ठीक किया जा सकता है और मैंने आपके कई सारे वीडियोज़ देखे जिसमें पेशेंट्स मैंने देखे कुछ समय पहले उनका जो हाल किस तरह का था और ड्राई नीडलिंग के बाद जो फिर उनको आपने ट्रीट किया उसके बाद उनका हाल किस तरह का था। तो किस-किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं और कितना असरदायक जो है ये नया तरीका जो है कारगर साबित होता है? शाहनवाज जी, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करूंगा कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। ड्राई नीडलिंग वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट टूल है, अगर मैं बात करूं तो आपके रिहैबिलिटेशन वर्ल्ड का, जिसमें हम ना तो कोई मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं किसी की बॉडी में और ना ही हम कोई सर्जरी के लिए किसी को प्रमोट करते हैं। ड्राई नीडलिंग अपने आप में एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है। हम मसल करेक्शंस में बिलीव करते हैं। हमारा मानना ये है कि बॉडी एक पूरा सिंक्रोनाइज वे में काम करती है। हर मसल जो है वो दूसरे मसल को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो हमने ये देखना है कि कौन सा मसल जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, और हम जैसे ही उस मसल को बाकी मसल ग्रुप ऑफ मसल्स के साथ मैच करते हैं तो जो पेन है वो विद इन सेकेंड्स में या विद इन मिनट्स में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने मेरे वीडियोस में देखा भी है, विद इन मिनट्स में वो पेन जो है हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो अगर किसी को महीनों भर से पेन हो तो वो विद इन मिनट्स और सेकंड्स में गायब हो जाती है? सर, अभी तक तो मेरे पास जो नोटेड है, मैंने 94 ईयर ओल्ड पेशेंट जो कि अराउंड 25-30 साल से एक प्रॉब्लम में थे, जिस एज में जाकर लोग अपनी होप गिव अप कर देते हैं कि अब जो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ है, हमारे मेडिकल फील्ड से ही कुछ लोग उनको ये एडवाइस करते हैं कि अब जो आपकी जिंदगी बच गई है, जैसे चल रही है वैसे चला लें। लेकिन देखने वालों की आंखें उस दिन जब एक कैंप में मैंने उस पेशेंट को ट्रीट किया, देखने वालों की आंखें वहां पर खुली खुली रह गई कि कैसे 25 मिनट के बाद वो पेशेंट, 94 ईयर ओल्ड पेशेंट, विद इन 25 मिनट्स जो वो चल रहा था उसकी चाल ही टोटल चेंज हो गई और वो बिल्कुल आराम से चलना शुरू हो गया। तो सोचिए कि एक 94 ईयर ओल्ड पेशेंट जो 20-25 साल से एक बीमारी से, या आप कह लो कि मसल उसके प्रॉपर करेक्ट नहीं थे जिसकी वजह से वो टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहे थे, 25 मिनट में उनके ट्रीटमेंट के बाद उनकी पूरी कायाकल्प हो गई। वो पूरा सही तरीके से चलना शुरू हो गए, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, कोई स्टेरॉइड्स यूज नहीं किए, कुछ उनकी बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया गया, सिर्फ मसल्स करेक्शन करी है और मसल करेक्शन के बाद टोटली उनका जो चलने का तरीका था वो बदल ही गया। तो हम यही एडवाइस करते हैं सबको कि जो एक मेडिसिन आप लोग अभी एक ट्रेंड आप देखें कि मल्टीविटामिन की तरफ बहुत जोर है लोगों का, उसी के लिए हमने एक नई जो थेरेपी जो है वो स्टार्ट की है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो एंड मैक्रो थेरेपी। उसमें हम आपको पर्टिकुलर वाइटामिन जो हैं वो देते हैं, आप वही वाइटामिन आपकी बॉडी पे इंट्रोड्यूस करते हैं, विद इन मिनट्स आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को जो चीज चाहिए हम सिर्फ वही प्रोवाइड करवा रहे हैं। अननेसेसरली आपकी बॉडी को टॉक्सिक नहीं कर रहे हैं। जितना हम बॉडी को ओवरलोड करेंगे, आपकी बॉडी उतना ज्यादा जो है वो गिव अप करना शुरू कर देगी। और यही सबसे बड़ा रीजन है जो आज की डेट में आप देख रहे हैं कि यंग जनरेशन में मोटापा आ रहा है, या कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, या इस तरह से और भी जो चीजें हो रही हैं जो आज की जनरेशन को फेस करनी पड़ रही हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि डाइटरी हैबिट्स में जो हमने चेंज कर दी है, अपना लाइफस्टाइल जो हमने चेंज कर दिया है, वो उसकी वजह से वो दिन ब दिन जो है ना बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो सर जिस तरह से कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पाइन में पेन होता है या उनके घुटनों में दर्द होता है या शोल्डर्स में, तो उस तरह के पेशेंट्स का किस तरह से इलाज किया जाता है? देखिए सर, बड़ा अच्छा सवाल किया, और ये इस टाइम पर बड़ा हॉट टॉपिक है कि पेशेंट्स को बोला जा रहा है कि आप स्पाइनल सर्जरीज करवा लीजिए या आप
घुटने रिप्लेस करवा लीजिए, बिल्कुल करवाइए अगर कोई इंडिकेशन वैसी है तो। अगर वो बिल्कुल अंदर से घिस चुके हैं तो बिल्कुल करवाइए। लेकिन हर पेशेंट जो है ना वो सर्जरी का पेशेंट नहीं होता है। हमें ये चीज देखनी है कि जो बोन है वो कोई मूवमेंट नहीं करवाती है, मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ मसल्स करवाता है। अगर मसल्स का जो सिंक्रोनाइजेशन है, अगर मसल एक ग्रुप में 4 मसल है और एक भी आउट ऑफ बैलेंस चला जाएगा तो पूरा ग्रुप सफर करता है। हम लोग वही करते हैं, हम पूरे ग्रुप को रिहैब करते हैं, अब जॉइंट लाइन को इंटैक्ट करवाते हैं, अपनी जॉइंट जी उसकी एक्चुअल पोजीशन जो न्यूट्रल पोजीशन है उस पर उसको लेके आते हैं, जैसा बाय बर्थ से वो बंदा था उसको उसी पोजीशन में लेके आते हैं और विद इन मिनट्स उसकी चाल चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो बोन का कोई रोल नहीं है इसमें, बोन सिर्फ और सिर्फ मसल्स को शेप देने के लिए बनाई है भगवान ने या अल्लाह ताला ने। सारा काम जो है वो मसल्स का होता है। और बहुत से लोगों का मैं आपको एक चीज और ये क्लियर कर देता हूँ, बहुत से लोगों को लगता है कि उनके काफ मसल जिसको लोकल लैंग्वेज में पिंडली या पिन्नी बोला जाता है, बहुत से लोगों को लगता है कि नस पे नस चढ़ गई। नस पे नस कभी भी नहीं चढ़ती है, कभी भी नस पे नस नहीं चढ़ती है। दैट इज कॉल्ड एज मसल टॉर्जन। मसल जो है वो टॉर्जन में चला जाता है, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। गलत फुटवेयर हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपका सोडियम पोटेशियम का लेवल अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ वो रीजन हो सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि नस पे नस चढ़ती है। ये हम बचपन से आज तक, मैं खुद पर्सनली बचपन से लेकर आज तक ये चीज सुनता आ रहा हूँ, ग्लोबली इसको बोला जाता है कि नस पे नस चढ़ गई। तो कभी नस पे नस चढ़ती ही नहीं है। आपकी नस जो होती है एक बाल के बराबर होती है, जितना पतला आपका बाल है उतनी पतली नस होती है। अगर कभी बाल के ऊपर बाल आ जाए वो कभी आपको परेशान नहीं करता, तो नस पे कभी नस आ ही नहीं सकती है। तो सर जिस तरह से अगर हम घर की गृहिणियों की बात करें तो वो भी जब भी कोई काम करती हैं तो उनके कमर में लचक आना, दर्द होना, या फिर अगर हम महिलाओं की बात करें तो हाई हील्स पहनना, क्या इस तरह की चीजें जो है नुकसानदायक साबित हो सकती हैं? सर बेसिकली क्या है कि हम लोगों के साथ ना एक ये प्रॉब्लम है कि अगर हमें कोई कोई चीज समझाता है ना तो हम उसमें अपनी तरफ से और चीजें ऐड करते हैं। अगर हमें बोला गया था हील पहनने के लिए तो हमने हाई हील इंट्रोड्यूस कर दी। अगर हमें बोला था कि सॉफ्ट शू पहनना है तो हमने ओवर सॉफ्ट शू करना शुरू कर दिए। मतलब हम अपनी तरफ से ना हमेशा ऐड करते हैं कंफर्ट के लिए। या अभी कुछ सोशल नेटवर्क या सोशल मीडिया पे ना लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि आप सौंफ का पानी पी लो, आप जीरे का पानी पी लो, आप ये पानी पी लो। लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि अगर आप ऐसी कोई चीजें करते हो आपके हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं। बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर आप सौंफ का पानी पीते हो तो आपका एक हार्मोन होता है जिसको बोला जाता है एस्ट्रोजन, जो कि गृहिणियों फीमेल्स में बहुत ज्यादा कमांड में होता है वो हार्मोन। अगर वो मेल में अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो मेल में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। एक मेल को फीमेल्स वाली चीजें अच्छी लगने लगेंगी। तो काइंडली अगर आपके व्यूअर्स भी ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो है पर्टिकुलरली अपनी नेचुरल डाइट के ऊपर स्टिक करना है। ये सब चीजें मत करें। अगर करना है ये सब चीजें तो किसी पर्टिकुलर जो इसका एक्सपर्ट है, जो उसका प्रैक्टिशनर है, उससे एडवाइस लीजिए। आप उसको मिलिए, अपनी कंडीशन बताइए, वो आपको टेलर ट्रीटमेंट देगा, उसके बाद उस ट्रीटमेंट को फॉलो करें। यूट्यूब पे या किसी और चैनल पे या किसी और सोशल नेटवर्क पे जाके आप ये सब चीजें मत देखिए। और मैं अभी भी बहुत सारी इंस्टाग्राम या कहीं पर ये चीजें देख रहा हूँ जिसमें बिल्कुल भी अनक्वालिफाइड पर्सन जो है वो लोगों को सलाह दे रहा है कि आप ऐसे कर लो। बहुत से ऐसे जिम ट्रेनर्स हैं जो फीमेल्स को बोल रहे हैं कि पीसीओडी हो गया या पीसीओएस हो गया तो उसके लिए आप ये बिस्कुट्स और ये इस तरह के केक्स बना के खाओ। प्लीज काइंडली ऐसा मत करिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत हैजर्ड हो सकता है, इसमें नुकसान दे सकता है आपको। ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको करना क्या है, आपको किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से मिलना है। आप किसी के पास विजिट करें, अगर आपको एक की समझ नहीं आ रही आप दूसरे से मिले, तीसरे से मिले। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बड़ा अच्छा लाइनअप है हमारे पास, आप किसी से भी मिलिए। लेकिन ये अनएथिकल लोग जो हैं, ये जो एक्सपर्ट नहीं है, आप उनके पास मत जाइए। अभी मेरे पास दिल्ली से केस आया था, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं शाहनवाज जी कि ये नॉर्थ इंडिया का एक ऐसा क्लिनिक है जहां पर अक्रॉस द स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इवन हैदराबाद, पुणे, वहां से पेशेंट्स यहाँ पर विजिट करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। मोस्टली तो ये देखा गया कि जम्मू से ये लोग यहाँ से बाहर जाते हैं और वहां पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। बट कुछ ऊपर वाले का हाथ है सिर पे कि पेशेंट्स बाहर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके वो अपना इलाज करवाते हैं। तो एक ऐसा ही पेशेंट मेरे पास यहाँ पर आए हुए थे नोएडा से, और वो एक वर्किंग लेडी थे और टीचर हैं वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको मेट्रो स्टेशन पर कोई इंसान जो है वो नीडल्स लगाता था उंगलियों पे। एक ट्रीटमेंट होता है जिसको सुजोक बोलते हैं, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है वो भी, अल्टरनेटिव मेडिसिन का। लेकिन उस ट्रीटमेंट को उस आदमी ने, उस इंसान ने मिसलीड किया।
आप ये समझें कि मेट्रो स्टेशन पर आकर वो उनकी फिंगर बड्स में आकर नीडल्स लगाता था और उसके बाद उनको ये बोलता था कि 18 मिनट के बाद आप इसको जब भी अपने स्टेशन पे आप एग्जिट लोगे ये आप रिमूव कर देना। तो काइंडली इस तरह के लोगों से बचिए। ऐसे आपको झोला छाप जो मैं कहूंगा झोला छाप ही वैक्स ही बोलूंगा उनको, इस तरह के लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे जो बोलेंगे, आपको क्लेम करेंगे कि हमने उसको ठीक कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आप हमसे इलाज करवा लो। काइंडली आप जब भी इलाज करवाएं, मेक श्योर जो आप जिससे भी इलाज करवा रहे हैं वो बंदा प्रोफेशनल होना चाहिए, उस बंदे को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है आप उसकी बात मत माने, अपने दिमाग से ही उसका इंक्वायरी करें, उसकी आप उसके साथ 10 मिनट बैठें पहले और उससे बातचीत करिए। अगर आपको लगता है वो बंदा वैलिड है, वो आपकी परेशानी को दूर कर सकता है, तो काइंडली उससे ट्रीटमेंट करवाएं। एक और चीज़ जो है वो देखी जाती है जब कोई व्यक्ति या कोई पेशेंट अपने किसी भी पार्ट का ऑपरेशन करवाता है बोन के रिलेटेड, तो उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि हमारा काम खत्म हो चुका है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। उस तरह की सिचुएशन में फिजियोथेरेपिस्ट किस किस तरह से जो है पेशेंट को जो है वो ट्रीट करते हैं? देखिए फिजियोथेरेपी में भी ना बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है। पोस्ट ऑप फिजियोथेरेपी जो है अब बहुत एडवांस हो चुकी है। वो फिजियोथेरेपी में नए ट्रीटमेंट्स जो आ चुके हैं, कायरो आ गया है, ड्राई नीडलिंग आ गया है, टेपिंग आ गया है, कपिंग आ गया, बहुत सी नई मोडेलिटीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। हर साइंस की यही खूबसूरती है कि हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ उसमें इंट्रोड्यूस होता रहता है और उसके नए नए प्रैक्टिशनर्स आते रहते हैं। अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूंगा तो मेरे पास पोस्ट ऑप के जितने भी केसेस आते हैं हम उनकी मसल रिहैब करते हैं। देखिए कोई भी सर्जरी ना गलत नहीं होती। अगर सर्जरी गलत होगी तो विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर हमें उसका पता लगना शुरू हो जाता है कि सर्जरी गलत हुई है। प्रॉब्लम क्या आती है कि मसल्स की रिहैबिलिटेशन पे कोई बात नहीं करता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्जरी के बाद। क्योंकि सर्जरी के टाइम पर जब एक सर्जन ऑपरेशन करते हैं तो वो बहुत सारे मसल नर्व्स को जो है ना उनको वो काट देते हैं, उनको काटना पड़ता है क्योंकि बोन तक पहुंचने के लिए जितनी लेयरिंग आपको सब वो हटानी है। तो उसके बाद उनको जब वो सूचर करते हैं उसके बाद कभी भी स्कार के ऊपर कभी कोई बात नहीं करेगा कि स्कार की रिहैबिलिटेशन करनी पड़ती है और मसल्स की रिहैबिलिटेशन करनी पड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज हम लोग करते हैं अपने क्लिनिक पे। स्कार रिहैबिलिटेशन करते हैं, फाशिया रिहैबिलिटेशन करते हैं, मसल रिहैबिलिटेशन करते हैं। तो ये सब चीजें जैसे ही हम रिहैबिलिटेट करते हैं विद इन मिनट्स जो इंसान टेढ़ा चलता हुआ आ रहा था मेरे पास, वो कुछ मिनट के बाद बिल्कुल सीधा चल रहा होता है और उनको ये जादू की तरह लगता है ये चीज, जो कि जादू नहीं है, साइंस है इसके पीछे। करेक्शन के बाद हर चीज ठीक हो सकती है, ऐसा नहीं है। बड़ी से बड़ी बीमारी जो है ना वो ठीक हो सकती है। जी। सलमान साहब, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहले के समय में अगर किसी को कोई पेन होता था, सर दर्द होता था या सर्वाइकल होता था, वो उस टाइम क्या था, मसाज करके या जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा के घर पे जड़ी-बूटी करके जो है अपना उपचार किया जाता था। लेकिन आज के समय में जो है वो एलोपैथी की तरफ जो है ज़्यादा लोग जा रहे हैं। इंस्टेंट रिलीफ जो है वो पाना चाहते हैं। तो ये कितना नुकसानदायक जो है आप मानते हैं या सर बेनिफिशियल है? हर साइंस की अपनी एक अप्रोच है। हर थ्योरी में कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। कोई भी थ्योरी जो है ना वो कंप्लीट नहीं है अपने आप में। एलोपैथी में भी कुछ फायदे कुछ नुकसान है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वही कंप्लीट है या आयुर्वेदिक जो है वो इनकम्प्लीट है। आयुर्वेदिक के भी अपने फायदे हैं। बेसिकली आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी जितना भी था ना, इसके अंदर ना प्रिजर्वेटिव्स अब यूज होने लगे हैं। पहले आयुर्वेदिक और यूनानी की सबसे अच्छी खूबसूरती ये थी कि उनको फ्रेश प्रिपेयर किया जाता था। पेशेंट के हिसाब से वो मेडिसिन को रेडी करते थे और पेशेंट को दी जाती थी, कंज्यूम करने का तरीका उसको बताया जाता था। बट अब पेशेंट्स में पेशेंस नहीं रही है, सबसे बड़ी बात ये है। इमीडिएट रिलीफ जितना जिस मेडिसिन से होगा ना उसका साइड इफेक्ट भी उतना ही फास्ट होगा। ये लोगों को चीज समझनी पड़ेगी कि जितना आप इफेक्ट के लिए भाग रहे हो उसका साइड इफेक्ट भी उतना ही तेज है। ठीक है सर। तो अब करना क्या है? करना ये है कि पेशेंस रखनी है। अभी आप देखें वेस्टर्न वर्ल्ड में जो एंटीबायोटिक्स हम लोग खा रहे हैं वो सोचते भी नहीं है उसके बारे में। वो स्टार्ट करते हैं 250 mg से या 100 mg से। हमारे यहाँ पे डायरेक्टली सीधे अब आजकल क्या हो गया कि एंटीबायोटिक का तो अब ट्रू शेड्यूल बन चुका है। लेकिन पहले क्या होता था कि फार्मेसी पे चले जाते थे लोग खुद से, गला दर्द है तो आप ये मेडिसिन दे दो, वो मेडिसिन दे दो। इरिस्पेक्टिवली ये सोच नहीं रहे हैं कि वो जो मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट कितना तेज हो रहा है उनके अंदर। थोड़ी देर के बाद वो कहीं ना कहीं वो क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स बन जाएंगे, लीवर पेशेंट्स बन जाएंगे। ये सब चीजें ना उनको हैम्पर करती हैं। तो आप प्लीज काइंडली पेशेंस रखें, डॉक्टर को भी अपना काम करने दीजिए। आप अगर आप बार बार ये बोलेंगे कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसकी दवाई अच्छी नहीं है, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं शायद उसकी, तो वो फिर डॉक्टर आपको थोड़ी सी और तेज मेडिसिन दे देगा। अगर वो आपको तेज मेडिसिन दे देगा तो आपको मेडिसिन हर्ट करेगी अंदर से जाके, फिर आप डॉक्टर को ब्लेम करोगे। तो काइंडली पेशेंट का दूसरा नाम जो है ना वो पेशेंस है। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आप किसी भी अप्रोच में जाएं, लेकिन पेशेंस और फेथ ये दो चीजें लेके जाएं। अगर आप ये दो चीजें लैक कर रहे हैं ना, आप भटकते ही रह जाओगे, कभी आपका इलाज नहीं होगा। सर, कई सारे
पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बीपी की शिकायत होती है, शुगर होता है, थायराइड होता है, तो ऐसे पेशेंट्स का भी आप उपचार करते हैं? सर देखें, हम इस चीज़ को क्लेम नहीं करते हैं कि हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, बट हाँ, क्योंकि मसल करेक्शंस के बाद, क्योंकि बॉडी, बड़ी बार आपने सुना है कि शुगर स्ट्रेस से बढ़ता है, बीपी स्ट्रेस से बढ़ता है, या थायराइड स्ट्रेस से बढ़ता है, या बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे ना शुगर हो जाएगा, जैसे उनकी प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद उनका शुगर करेक्ट हो गया, बीपी हो गया बाद में करेक्ट हो गया, थायराइड हो गया करेक्ट हो गया। तो ये करेक्ट कैसे हो रहा है? क्योंकि उनकी बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है ना वो वापस आ रहा है, क्योंकि पेट में बच्चा था, उसकी वजह से उनकी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, उनकी बॉडी का जो मास है, उसमें कहीं ना कहीं चेंज आ रही है। जैसे ही वो बच्चा डिलीवर हो जाता है, वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आते हैं, चीजें जो है वो हमेशा के लिए ठीक होती हैं। तो हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, हम उस बॉडी को जो स्ट्रेस में है, स्ट्रेस इन द सेंस कि उसके मस्कुलर इम्बैलेंसेस हुए हैं, जिसकी वजह से ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहीं ना कहीं वो लॉस्ट हो रहा है, तो हम वो कोऑर्डिनेशन डेवलप करवाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी वापस से फ्लरिश होना शुरू हो जाती है, उसका बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, उसका थायराइड कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, या और कोई एलिमेंट है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको अभी एग्जांपल बताता हूँ। पुणे से मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम थी। सब डॉक्टर्स ने उनको ये सजेस्ट किया कि इसकी सर्जरी होगी और ये विदाउट सर्जरी ठीक नहीं हो सकता है, बट विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड वो 3 सीटिंग में बिल्कुल ओके हो गए। सेकंड चैलेंज उन्होंने मेरे को दिया कि उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनका बीपी जो है कभी डाउन हो जाता है, कभी अप हो जाता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, वो भी उनका करेक्ट हो गया। तीसरा उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि वो कोई भी तीखी चीज नहीं खा सकते हैं, उनके मुंह में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हमने उसकी मसल करेक्शंस करी हैं एंड वो भी उनका पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। तो एक ही लेडी के अंदर 3 चैलेंजेस थे, उन्होंने एक एक करके मेरे को चैलेंज दिया, और ऊपर वाले का शुक्र है कि वो चैलेंजेस मैंने जो है पूरे कर दिए उनके। तो ऐसे ही है कि हमें मालूम नहीं है कि क्या प्रॉब्लम किस वजह से डेवलप हो रही है बॉडी में। इसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर के पास विजिट करना होता है, उसके साथ बैठ के डिस्कस करना होता है, और अगर वो ठीक कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली आपके हेल्प आउट करेंगे, वो क्यों नहीं हेल्प करेंगे आपकी। बिल्कुल। जी सर, अगर हम बात करें आपके क्लिनिक की, इसकी लोकेशन क्या रहने वाली है और कैसे जो पेशेंट्स हैं आपसे संपर्क कर सकते हैं? सर, हमारा क्लिनिक जो है वो त्रिकुटा नगर में है, ऑपोजिट आरबीआई क्वार्टर्स, हाउस नंबर 51/6। होलिस्टिक ह्यूज के नाम से ये क्लिनिक है। होलिस्टिक ह्यूज हमने इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि हम यहाँ पर फिजिकली चैलेंजेस जो हैं बॉडी के वो तो करेक्ट करते ही करते हैं, प्लस हम बॉडी एनर्जीज के करेक्शंस भी करते हैं। ऑल्टरनेटिव साइंस में मेरे पास जो इस टाइम पर ट्रीटमेंट है, मेरे पास ड्राई नीडलिंग है, ड्राई कपिंग है, काइनेसियो टेपिंग है मेरे पास, और मेरे पास साउंड हीलिंग है, जिसको अभी बड़ी जल्दी यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे पास क्रिस्टल थेरेपी है, और अभी कुछ और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। बट अगर मेडिसिन की बात करूँ तो मेरे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट थेरेपी है, जो अपने आप में एक कंप्लीट थेरेपी है। जी सर। कंसल्टेशन अगर कोई पेशेंट आपसे करवाना चाहता है तो फीस वगैरह क्या रहती है, और जो ये आप उपचार करते हैं क्या उसके भी कोई चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं? नहीं सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग ना बहुत मासूम लोग हैं, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उनको शायद उनको लगता है कि हमें यहाँ पर कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है, और वो यहाँ से दूसरी स्टेट्स की तरफ मूव करते हैं। बट मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर मुझे ये पता लगता है, और दुख भी होता है मेरे को, कि वो लोग वहाँ पर जाके लूटे गए। एक किस्म से मैं और बताऊंगा आपको कि वहाँ पर जाके लूटे गए वो लोग, और बिना मतलब कि उनके ऑपरेशंस हुए हैं। बहुत छोटी छोटी करेक्शंस थी जो शायद 1 या 2 सेटिंग में ठीक होने वाली भी थी, बट उनको वहां पर लाखों रुपया उसके लिए खर्चना पड़ा है। और सबसे बुरी चीज, चलो पैसा तो फिर भी वापस आ जाएगा, सबसे बुरी चीज ये है कि उनकी बॉडी की जो अलाइनमेंट वहां पर सर्जरी के बाद खराब हो गई है, वो करेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो काइंडली आप जब दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, सिर्फ एक बार आप ट्रीटमेंट करवाएं ना करवाएं, सिर्फ एक बार इस क्लिनिक पे आके विजिट कर लीजिए, पूछ लीजिए, इंक्वायर कर लीजिए क्या उनका उपचार यहाँ पर हो सकता है कम दामों में। मैं बताऊं आपको कि जब मेरे पास बाहर से पेशेंट्स आते हैं ना, तो वो बेचारे डरते डरते आते हैं, ये सोच के कि पता नहीं यहाँ पर कितना पैसा लग जाएगा, लाखों रुपया कैरी करके आना पड़ेगा। और जब वो यहाँ के रेट सुनते हैं ना, वो हैरान हो जाते हैं कि इतना वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट इतने कम रेट्स में मिल रहा है। अब जैसे आपने बात की है, तो हमने पैकेज सिस्टम रखे हुए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो हमने पैकेज सिस्टम रखे हुए हैं। हमारे 2 पैकेजेस होते हैं, एक 15 डेज का, एक 1 मंथ का। 15 डेज का जो है वो कॉस्ट करता है 6000, और 1 मंथ वाला जो है वो कॉस्ट करता है 12000। अगर हम उसको कैलकुलेट करें पर डे के हिसाब से, तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 400 रुपीज, जो अभी तक का सबसे चीपेस्ट रेट है इतने एडवांस ट्रीटमेंट का, विथ गारंटीड रिजल्ट। जी सर। गारंटेड रिजल्ट? जी सर, गारंटीड रिजल्ट। जी। तो चलें जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सलमान अहमद खान साहब। आपको बता दें फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और
तमाम तर चीज़ें जो है डिटेल से विस्तार में जो है इन्होंने हमसे साझा की हैं और हमने आपके समक्ष जो है रखी हैं। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप वो कमेंट के ज़रिए जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है हम वो सवाल लेकर इनके पास आएँगे तो उनका जवाब भी जो है आपको मिलेगा। आप लोग इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमेशा और देखते रहिए नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।